रिकॉर्ड। चलो भाई बच्चों आ जाओ। अब जो है आज से हम लोग जो है वो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये वाला जो काम बेसिकली है बेटा, इसको आप कह सकते हैं कि भाई अब हम लोग जो है वो काइनेमेटिक्स वाला काम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स जो कि पहला चैप्टर है। अच्छा, जो अनसर्टेनिटीज वगैरह का काम है ना, ये मैं आपको इसी के साथ मिला जुला के दोबारा से कराता रहूंगा। लेकिन अब जो है वो जरूरत है कि हम लोग काइनेमेटिक्स जो है वो आज से स्टार्ट करें। ठीक है भाई, दयान नोफल, क्लियर बात है। सो ये बड़ा पोर्शन है, लंबा चलने वाला पोर्शन है, उस पर हमें अच्छा खासा टाइम जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत से जो है वो सवाल हमें आने चाहिए और हमें करने पड़ेंगे। तो ये भी अच्छा खासा लंबा टॉपिक जो है वो चलेगा। ठीक है, खैर अब हम लोग जो है वो काइनेमेटिक्स से बात शुरू करें। अच्छा भाई, काइनेमेटिक्स आप लोग पहले से जानते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें बॉडी के मोशन को जो है वो डिस्कस किया जाता है। ऐसी है ना, यानी कि हम बॉडी की मूवमेंट जो है उसके ऊपर जो है बात कर रहे होते हैं और चीजों को समझ रहे होते हैं। अब जब मैं काइनेमेटिक्स हमेशा पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा ना इस बात का जिक्र करता हूँ जिसका नाम है, हाँ भाई, स्टेट्स ऑफ मोशन। क्या नाम है बच्चे इसका? स्टेट्स ऑफ मोशन। कि भाई बॉडी की जो है वो कितनी स्टेट्स होती हैं, क्या होती हैं, सो। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार कोई बॉडी अगर मूव करना चाहे तो वो क्या मूव कर सकती है? आप बोलेंगे हाँ सर मूव कर सकती है। मैंने कहा अगर ना मूव करना चाहे तो आप बोलेंगे सर ना मूव करना चाहे तो मूव नहीं करेगी। तो बच्चों इस बात से हमें समझ में आता है कि किसी भी बॉडी के पास दो स्टेट्स ऑफ मोशन होती हैं, जिसमें से एक होती है क्या, रेस्ट, एंड द अदर वन इज क्या बच्चे, पढ़ो, अदर वन होती है क्या बेटा, मोशन। एक होती है बच्चे मेरे रेस्ट एंड अदर वन इज नोन एज क्या बच्चे, मोशन। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब अगर मैं इस बात को समझने की ट्राई करूं कि भाई रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, तो आप जरा इस वर्डिंग को देख के बताएं आपके दिमाग में क्या आता है, रेस्ट का मतलब क्या होगा और मोशन का मतलब क्या होगा? हाँ भाई सोचो, कोई बॉडी रेस्ट पे है या कोई बॉडी मोशन पे है, तो इसके नाम को सुन के आप क्या चीज जो है वो दिमाग में जस्टिफाई कर पा रहे हैं? सोचें बताएं, रेस्ट में और मोशन में। सर रेस्ट मतलब एक ही जगह पे मतलब खड़े हुए हैं और मोशन मतलब चलते एक ही रहे हैं। जगह हाँ मतलब मोशन एक ही में जगह पे चलना। रुके हुए हो, रेस्ट है। हाँ, और चल रहे हो तो मोशन है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसको ना मैं फिजिक्स में इस तरह डिफाइन करता हूँ कि भाई अगर आपकी बॉडी की जो पोजीशन है, पोजीशन मतलब जगह, वो फिक्स्ड है, लेकिन किसके लिहाज से फिक्स्ड है? सराउंडिंग के लिहाज से फिक्स्ड है। आप सराउंडिंग से कंपेयर करते हैं ना, फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इर्द गिर्द के लिहाज से अगर आपकी जगह जो है वो फिक्स्ड है तो उसका मतलब आपकी बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन इर्द गिर्द के लिहाज से अगर आपकी जगह जो है वो फिक्स्ड नहीं है बल्कि वो मूवेबल है, तो उसको मैं लिख देता हूं नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो बेटा अब हम इसको बोलेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो किस पर है, रेस्ट में, मोशन में? तो आपका जवाब होगा सर नाउ इट इज इन मोशन। बात समझ रहे हैं? तो अब आपकी बॉडी जो है बच्चों मेरे ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगी बेटा, मोशन के अंदर आ जाएगी। सही बात है, क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? चलें फिर। अब अगर मैं इस काम को यहीं से थोड़ा सा आगे लेके चलूं, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये चीज तो पहले से ही पता है, इस पर मुझे कोई खास बात नहीं करनी चाहिए। इसमें से एक चीज है स्केलर और एक चीज क्या है बच्चे, वेक्टर, है ना? अच्छा भाई, स्केलर क्या होते हैं यार? स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर वन इज नोन एज क्या, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। और नंबर टू क्या होता है बेटा? नंबर टू होता है मैग्नीट्यूड कॉमा यूनिट एंड डायरेक्शन। ये बात तो पता है ना तुम दोनों को कि भाई वो चीज फिजिक्स की चीजें जिनके अंदर डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े स्केलर्स कहलाती हैं, और जिनमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है बेटा वो वेक्टर्स कहलाती हैं। बात समझ में आती है आपको? क्लियर है भाई यहाँ तक? हाँ भाई बच्चों, याद है नहीं याद, ये वाली बात पता है नहीं पता? जी जी, ये वाली। पता है, जयान बताओ, पता है ना? जी सर। चलो खैर, तो बस काम को आगे लेके चलते हैं यहाँ से। चलो यहाँ तक का तो मसला हमारा यार हल हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट लिटिल बिट फॉरवर्ड। अब देखो भाई, अब हम लोग जो है वो इस टॉपिक पे पहुंचे हैं कि अब हम समझना चाहते हैं डिस्टेंस को, और फिर हम लोग जो है वो बात करेंगे किस चीज के ऊपर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो पहले हम समझते हैं डिस्टेंस को और फिर हम समझते हैं इस चीज को जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। चलें खैर, तो यार लेट से
अब अगर हम इस बात को समझने की ट्राई करें, डिस्टेंस याद रखो फिजिक्स में एस से भी डिनोट कर सकते हैं और डी से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों मतलब हैं डिस्टेंस के, दोनों सिंबल हैं। डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर है तो नाम तो बिल्कुल सेम ही रहता है, सिंबल बिल्कुल सेम ही रहता है, लेकिन ऊपर लग जाता है एरो। क्या लग जाता है बच्चे मेरे? एरो। समझ रहे हो? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सपोज करो ये एक सर्कल है मेरा, इस सर्कल में एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट बच्चे यहाँ पर है, इसका नाम है बी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मैं ए पर बैठा हूँ और मुझे बी पे जाना है, तो मेरे पास कितने रास्ते मौजूद हैं ए से लेके बी तक जाने? हाँ, मेरे पास ए से लेके बी तक जाने के कितने रास्ते जो है मौजूद हैं? 2 या 3? आई एम करंटली एट ए एंड आई वांट टू मूव टू बी, तो मुझे बताएं हाउ मेनी पाथ्स आर अवेलेबल? सर तो चलो, एक तो ये होगा, ये रास्ता, दूसरा ये होगा, और एक वो वाला तीसरा ये भी तो है कि अगर मैं ए से लेके बी तक कैसे चले जाऊं, बिल्कुल स्ट्रेट। समझ रहे हो? ऐसा ही है। सो पता क्या चला, या तो आप इस पाथ को फॉलो करो या तो तुम इस पाथ को फॉलो करो, यू विल रीच एट दिस पॉइंट। लेकिन अगर आप इस पाथ को फॉलो करें और आप सीधे चलते चलते आ जाए तो भी आप पहुंच जाएंगे। तो सर इसमें फर्क क्या है? मसला क्या है? मसला कुछ भी नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि जब आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो आपकी डायरेक्शन हर जगह बदलती है, और जब आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तब भी आपकी डायरेक्शन हर जगह बदलती है। तो इसको भी हम डिस्टेंस कहते हैं, इसको भी हम डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन जो ये पाथ है जो कि स्ट्रेट लाइन में कवर हुआ है, इसमें आपकी डायरेक्शन बेटा बताएं बदलती है सेम रहती है? तो आपका जवाब होगा सर सेम रहती है। तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आती है नहीं आती है? हाँ भाई, ये बात सर क्लियर तो हुई? डिस्प्लेसमेंट हाँ, जब भी तुम स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे तुम अपनी डायरेक्शन को सेम रखोगे, डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दोगे, इट मींस यू आर कवरिंग दिस थिंग, जिसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात है? ठीक है। हाँ भाई, तो अब अगर मैं डेफिनेशन बता के पूछता हूँ, समझ में आया नहीं आया? डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस आपके पास होता है दी, हाँ भाई डिस्टेंस आपके पास होगा दी लेंथ, ऑफ द पाथ, the length of the path covered between 2 points, the length of the path covered between 2 points, 2 पॉइंट के दरमियान का जो रास्ता होता है उसे कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? the length of the shortest path, the length of the shortest path covered in a straight line, is called displacement। यानी कि अगर आपके पास एक रास्ता ये है, एक ये पॉइंट बी है, आपके पास 2 रास्ते हैं, ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार किस रास्ते पे आप जो है ट्रैवल करेंगे, तो देखें आप ए से लेके बी तक जाएंगे तो आपने कवर किया है डिस्टेंस, लेकिन अगर आप इस तरह डायरेक्टली चले जाएं तो बेटा अब आपने कवर की होगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहलाएगा तुम्हारा डिस्टेंस और ये कहलाएगी क्या बच्चे? तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? बताओ, इज दिस थिंग क्लियर? हाँ बच्चों, यस सर। ठीक है, क्लियर बात है। चलो, यूनिट पे कोई इतनी खास बहस नहीं है भाई, यूनिट इज सिमिलर। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है यार वो भी जो है वो मीटर्स ही होता है। स्केलर और वेक्टर होने से मीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि इट्स अ वेक्टर एंड इट्स अ स्केलर गाइस। ठीक है, चलें कॉपी करें पहले यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है भाई, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? चलो भाई कॉपी करो शाबाश। हाँ भाई, जब हो जाए तो बताना मुझे।
हाँ बच्चों, हो गया डन। चलो भी आगे चलें। डन, आगे बात करें। चलें खैर, तो अब हम इस काम को आगे लेके चलते हैं, सही है। अब बेटा जब हम इसको आगे लेके जाएंगे, सही है ना, कॉपी कर चुके हो ना जयान नोफिल, बताओ क्लियर बात है। चलो, अब यार कहानी हम यहां तक लेके जाते हैं कि भाई, हम्म चलो, अब अगर लेट से हम इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाएं और फिर हम इससे बात करें, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि, अच्छा जी, ये सब तो हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, लेट से डिस्प्लेसमेंट की नहीं है ना, हमेशा एक बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट के हवाले से हमें एक चीज पता होनी चाहिए ताकि हम इस चीज को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा सकें। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होती है कब, डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट when there is a difference, when there is a difference between initial and final position। हाँ भाई, आपकी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में फर्क पाया जाए। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करें आपके पास बच्चों ये जमीन आ गई, ठीक है, ये जमीन आ गई, यहाँ पे आपके पास एक बॉल है और आपने इस बॉल को हवा में फेंका, ठीक है। अच्छा जी, हवा के बाद जो है वो बॉल जो है वो दोबारा से नीचे वापस आ गई, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, जब मैं बॉल को फेंकूंगा तो मैंने कवर की, मेरी बॉल ने कवर किए होंगे 0 मीटर्स, जब बॉल हवा में जाएगी तो लेट्स से उसने कवर कर लिए होंगे 10 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब जब वो वापस आएगी तो उसने दोबारा से कितने कवर किए होंगे, 10 मीटर्स। बात समझ रहे हो, क्लियर हुई बात यहाँ तक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार आप इस डायग्राम से या इस पूरे केस का डिस्टेंस भी निकाल के देखो और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल के देखो, तो आपको क्या समझ में आएगा। डिस्टेंस कितना है, ऊपर जाते हुए 10, हाँ भाई, ऊपर जाते हुए 10, नीचे आते हुए 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाते हुए कितनी है, 10। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट एक मसला करती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और वेक्टर में डायरेक्शन की वजह से बड़ा चेंज आता है। तो एक बात बताएं, जब मैं ऊपर से यू टर्न लेके नीचे आऊंगा तो बेटा क्या मैं कह सकता हूँ कि माय डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अप द अपोजिट ऑफ द अपवर्ड डायरेक्शन, बताओ। हाँ बच्चों, नोफिल जयान बताओ, ये बार मैं कह सकता हूँ कि नीचे आते वक्त मेरी डायरेक्शन ऊपर जाने का अपोजिट है, बताएं। यस सर। कह सकते हैं, हाँ नोफिल बताओ, ठीक बात जी हुई। हाँ। तो यार अपोजिट को फिजिक्स में कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया और मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई बच्चे, 0 आ गई। तो अब देखो मैं जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो यही तो ये लाइन एक्सप्लेन कर रही है कि भाई डिस्प्लेसमेंट सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बात क्लियर हो रही है आपकी। तो इस तरीके से ये वाला काम जो है बच्चों किया जाता है और चीजों को समझाया जाता है। हाँ, अब अगर लेट से ये वाला केस इस तरह से होता, समझें, ये वाला केस हमने बच्चे इस तरह समझा होता कि यहाँ के पास एक बिल्डिंग आ गई, ठीक है, और सपोज करो इस बिल्डिंग की जो हाइट है यहां से लेके यहाँ तक वो है 10 मीटर। अच्छा जी, मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैंने ऊपर फेंका हवा में, वो बॉल ऊपर जाके फिर यहाँ पे आके टकरा गई, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने उसको ऊपर फेंका तो मिसाल के तौर में एक काम करता हूँ, मैं उसको यूं फेंकता हूँ, इस तरह से फेंकता हूँ ताकि ना ये बात आपको जल्दी समझ में आ जाए। हाँ जी, अब मैंने इस बॉल को जो है वो ऊपर फेंका यहाँ की तरफ और ये बॉल टर्न लेके यहाँ गिर गई, ठीक है। ऊपर जाते हुए सपोज करो उसने कवर किया 15 मीटर्स।
अच्छा, तो यहां से लेके यहां तक वापस आते हुए इसने कवर किए 3 मीटर्स। बात समझ में आई? ऊपर जाते हुए इसने कवर किया 15 मीटर्स, और यहाँ वापस आते हुए इसने कवर किया, नहीं 3 नहीं कवर किया, बोले कितना कवर किया, 5 मीटर्स कवर किया। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है कि यार डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ भाई, डिस्टेंस कितना होगा, ऊपर जाते हुए कितना होगा बताओ? ऊपर जाते हुए कितना होगा? 15। और नीचे आते हुए कितना होगा बच्चों बताओ? 5। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 15 + 5, यानी कि टोटल हो जाएगा 20 मीटर्स। बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं? ऊपर जाते हुए डिस्प्लेसमेंट 15 होगी, नीचे आते हुए क्या होगी? 5 होगी, -5 होगी। हाँ, नीचे -5। आते हुए कितनी? 5 या -5? बिल्कुल सही, गुड, -5। तो ये आंसर आ जाएगा कितना? 10 मीटर्स। कितना आंसर आ जाएगा? 10 मीटर्स। बात समझ में आई? अब आप देखें, ये जो है तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था, और ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, और ये इनिशियल और फाइनल के दरमियान का डिफरेंस है। ये आपके पास बच्चे मेरे इनिशियल और फाइनल के दरमियान का डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, कोई मसला बच्चों यहाँ तक? ठीक बात है, क्लियर हुई बात यहाँ तक? एनी डाउट्स? ये दोनों समझ में आई एग्जाम्पल्स या नहीं आई? हाँ भाई, जयान नोफिल बताओ, क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? सर हाँ भाई जयान, ठीक है। यस सर, क्लियर। मतलब चलो, डिस्प्लेसमेंट मालूम जब करेंगे तो उसमें हम माइनस करेंगे। हाँ माइनस करना होगा, अपोजिट होगा तो माइनस करेंगे, सिमिलर होगा तो ऐड कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं होगा फिर हम। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, अब जरा एक बात कंसिडर करते हैं, सुनो यार, ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है। अच्छा, सर्कल में हमने एक बात समझी है, सर्कल में हम एक बात जानते हैं कि भाई सर्कल में अगर मैं ए से चलूं और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद दोबारा ए पे वापस आ जाऊं, तो जिस जगह मेरा ए होगा उसी जगह पे मेरा बी भी होगा। जिस जगह मेरा ए होगा बच्चों, उसी जगह पे मेरा क्या पाया जाएगा? बी भी पाया जाएगा। तो मुझे एक बात बताएं, क्या इस सूरत हाल में या इस सूरत में मेरी डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? अब मुझे आप जवाब दें। अगर मैं सर्कल में जिस पॉइंट से जाता हूँ उसी पॉइंट पे आके वापस रुक जाता हूँ, तो क्या इस सिचुएशन में मेरी डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? सोचो, बताओ। हाँ भाई नोफिल, जयान बताओ, जवाब दो। क्या इस सूरत हाल में मेरी डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? इनिशियल और फाइनल सर मैं पॉइंट सेम है क्वेश्चन ना? नहीं समझा। हाँ, क्या क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आई तुम्हारी। क्वेश्चन नहीं समझा। मेरा क्वेश्चन ये है भाई कि मैं ए पे खड़ा हूँ, मैं अपनी गाड़ी को निकालता हूँ, पूरा चक्कर लगा के दोबारा से ए पे वापस आ जाता हूँ, तो मैं इस ए को ही अपना बी भी कह सकता हूँ कि भाई मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो मैंने ये कहा कि अगर मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? सवाल मैंने ये पूछा है। ये तो अभी बात हुई है हमारी इस पे, मेरे ख्याल से तो आप लोगों को ऐसे ही आ जाना चाहिए। बताएं, करेगी या नहीं करेगी, सोचें। इनिशियल और फाइनल सेम है, आसान है यार, इतना सोच क्यों रहे हो? हाँ भाई, जयान नौफिल बताओ, करेगी या नहीं करेगी? एग्जिस्ट होएगी। नहीं होगी, क्यों? अब देखो तुम फिर भूल गए, मैंने कहा था भाई डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हो तो एग्जिस्ट करती है, अगर डिफरेंस ना हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मुझे बताओ, इनिशियल और फाइनल में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, जहां से चले वहीं पे वापस आ गए, जहां से चले वहीं पे वापस आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। डिस्टेंस तो एग्जिस्ट करेगा, और डिस्टेंस कितना एग्जिस्ट करेगा? सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर, यानी कि 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं हुए? हाँ भाई, ये 2πr पता है? सर कोई सवाल अगर है तो अगर पूछिए। ये जब हाँ, जैसे आपने बताया ए से शुरू हुआ दोबारा ही ए पे आके रुक गया, तो अगर जैसे थोड़ा सा आगे रुकता तब फिर डिस्प्लेसमेंट काउंट होती ना तो फिर। ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो कहा कि यार जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके रुक गया, कोई फर्क नहीं है। तभी मैं इस बात पे कायम हूं कि मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। अगर ऐसा ना होता तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकती थी। बात क्लियर हुई आपकी अब या नहीं हुई? हाँ बच्चों, क्लियर बात है? नोफिल बताओ बेटा, ठीक है?
हाँ भाई, तो फिर आवाज नहीं है। जब डिफरेंस, अगर जब डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस होगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं ना, डिफरेंस होगा तो एग्जिस्ट करेगी, सिमिलर हो कोई डिफरेंस ना हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा। सही है ना, ठीक है। चलो खैर, इसको कॉपी करो, फिर मैं इसके कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ ताकि तुम लोगों का जो मसला आ रहा है ना ये भी क्लियर हो। जल्दी से शाबाश, हो जाए तो बताना फिर। हाँ भाई बताएं, डन, आगे चलें। जी सर, डन। ठीक है भाई नौफल, चलो भाई आ जाओ। ठीक है। अब हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे ताकि भी समझ में तो आया आपको कहानी। चले, अब मेरा एक सवाल है, लेट्स से मिसाल, हम लोग ना एक काम करते हैं, अब हम एक सर्कल बना लेते हैं। चलो, अब मेरा एक सर्कल है, ये है सर्कल का पॉइंट ए, और बच्चों ये है सर्कल का पॉइंट बी। अच्छा भाई, सर्कल का जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक है आर के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा बेटा, आर के बराबर होगा, ठीक है। अब ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। चलो अब एक बात बताओ, मेरा डिस्टेंस कितना होगा, मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। चलो ये मैं खुद कराऊंगा तुम्हें। डिस्प्लेसमेंट तो होगी ए से लेके बी तक का स्ट्रेट रास्ता, और शायद आप खुद भी देख पाए ए से लेके बी तक के रास्ते में एक मर्तबा आर आएगा, फिर एक मर्तबा आर आएगा, तो ये बन जाएगा आर प्लस आर, यानी कि 2r। सही कहा? हाँ भाई बताओ, आर प्लस आर यानी कि 2r, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगी मेरी। अब मुझे एक ग्रीन चेक दे दो, मुझे बता दो कि हाँ भी तुम लोगों को समझ में आ गया, तो मैं फिर डिस्टेंस बताऊं तुम लोगों को। जी सर, ठीक आर है, प्लस आर मतलब 2 आर। 2r हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है ना ध्यान। अच्छा, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, चाहे तो मैं ऊपर से चला जाऊं, चाहे मैं नीचे से चला जाऊं, बात तो सेम ही है। चलें, कोई एक रास्ता कंसिडर कर लेते हैं, मैं ऊपर से जा रहा हूँ, नीचे से नहीं जा रहा, मैं ऊपर वाले रास्ते से जा रहा हूँ, नीचे वाले रास्ते से नहीं जा रहा। यानी कि मैं इस रास्ते को पकड़ता हूँ और ए से लेके बी तक आराम से चला जाता हूँ। अब आई होप तुम लोगों को इतनी मैथ्स आती है भाई, कि यार जब एक पूरा सर्कल कवर होता है तो हमारी सरकमफेरेंस होती है 2πr। लेकिन अगर बेटा पूरा सर्कल कवर ना हो, आधा सर्कल कवर हो, पूरा सर्कल कवर ना हो, आधा सर्कल कवर हो, तो इसका आधा करना पड़ता है मुझे। तो 2πr का आधा कर लो तो कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस πr हो जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा, अगर इसी तरह से बेटा आधे सर्कल का भी आधा कवर हो, सुनना, आधे सर्कल का भी आधा कवर हो, हाँ जी, आधे सर्कल का भी आधा कवर हो, यानी कि इस तरह से आधे सर्कल का भी आधा कितना होता है, क्वार्टर होता है, यानी कि पाई आर का भी आधा, तो इट मींस इट विल बी पाई आर अपॉन 2।
तो आपकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, पाई आर अपॉन 2। तो देखो ये पूरा एक रेवोल्यूशन है, एक सर्कल है, ये आधा सर्कल है यानी कि आधा रेवोल्यूशन, और ये आधे का भी आधा यानी कि क्वार्टर रेवोल्यूशन है। बात समझते हैं? तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, ये हो जाएगा पाई आर, और ये हो जाएगा पाई आर अपॉन 2। क्लियर हुई बात सबको? दोनों को क्लियर हुई बात या नहीं हुई? हाँ भाई, ठीक है। तो बेटा अब जब मैं, सुनिएगा, अब जब मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करूंगा तो वो डिस्टेंस बच्चे मेरे बराबर आ जाएगा आधे सर्कल की सरकमफेरेंस के, और वो बराबर हो जाएगा 2 पाई आर का हाफ, यानी कितना, पाई आर हो जाएगा। हाँ भाई बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? नोफिल, रेहान बताओ, क्लियर है कहानी या नहीं हुई? ठीक है, ये वाली बात। हाँ नोफिल, कुछ कह रहे हो? तुम्हारे ना आवाज कटती है बार बार बीच में, या तो माइक ओपन आवाज रखा करो फिर आराम से बोला करो। अब बताओ, ठीक। क्लियर है या नहीं है? कोई सवाल है? जी क्लियर है। क्लियर है? हाँ भाई जैन साहब बताएं। जी सर बताएं। क्लियर है। चलो, ये तो भाई मैंने खुद करा दिया तुम्हें, अब तुम लोग इसे कॉपी भी कर लोगे साथ साथ। अब इसी तरह से ना पेपर में कभी कभार सवाल आएगा कि भाई ये सर्कल है, और ये सर्कल भी ऐसा सर्कल है जो कि है आधा सर्कल, जो कि है आधा सर्कल। ये सर्कल है, ये भी आर, ये भी आर, ये आ गया तुम्हारा पॉइंट ए, और ये आ गया तुम्हारा पॉइंट बी। चलो, अब तुम्हें यहां से यहां चले जाओगे तो तुम कवर करोगे डिस्टेंस। क्या कवर करोगे तुम्हें बताना है। और अगर तुम स्ट्रेट चले जाओगे तो तुम कवर करोगे क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्या कवर करोगे तुम्हें बताना है। चलो शाबाश बताओ, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पहले ऊपर वाला कॉपी भी कर लो और फिर जरा इसको सॉल्व करके निकालो कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी और डिस्टेंस कितना होगा। समझ रहे हैं? क्लियर बात है? चलिए ट्राई करके देखें, बताएं मुझे फिर क्या हालात होते हैं। एक मिनट से मैं पहले जरा ऊपर वाले कॉपी करता हूँ। हाँ जी, ऊपर वाला करें फिर नीचे वाले को सॉल्व करें। हाँ भाई, सॉल्व किया या नहीं किया? ट्राई करें, ट्राई करें, शाबाश। हाँ भाई जैन, नोफिल, कोई आंसर आया? बताओ, कर रहे हो तो कर लो सॉल्व, कोई टेंशन नहीं है।
हाँ भाई, कोई वैल्यूज आएंगी या नहीं आएंगी? क्या वो बताओ, अगर आ गया तो भी बताओ, नहीं आ रहा तो भी बताओ। हम्म। सर मुझे तो अभी ये पहला जो एक्स का जो है पहले वाले हम्म। का ये आ रहा है पाई आर बाई 2। बाय आर बाय 2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या आई निकाली? और डिस्प्लेसमेंट मैंने वही आर प्लस आर कर। नहीं, आर प्लस आर होगी नहीं ना। आर प्लस आर तो अब होता है जब हम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे होते हैं, दोनों आर एक साथ आते हैं। लेकिन ये तो कुछ और तरीका है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी जैन कुछ निकला डिस्प्लेसमेंट निकालने में कामयाब हुए या नहीं हुआ? ये निकल पाई या नहीं निकल पाई? हाँ भाई बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ आया। नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। अब डिस्टेंस तो देखो ये सही आया। सिंपल सी कहानी है। डिस्प्लेसमेंट है तो सीधी, ये बात तो क्लियर है ना। अब मसला क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट जो आपने कवर की है स्ट्रेट लाइन में कवर की है। और अगर आप इस शेप को देखें तो ये ट्राइंगल बन गया है। क्या बन गया है? ट्राइंगल बन गया है, ऐसे ही। अब देखो बेटा, ट्राइंगल में ये तुम्हारा आर हो गया, ये तुम्हारा आर हो गया, और ये जो है तुम्हारी बन गई डिस्प्लेसमेंट। क्या बन गई बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल पे कौन सा थ्योरम लगता है बताओ? राइट एंगल ट्राइंगल पे कौन सा थ्योरम लगता है? पैथागोरस। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। अब रख लेते हैं, ये हाइपोटेन्यूज मान लें, ये बेस मान लें, और ये परपेंडिकुलर मान लें। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा? आर का स्क्वायर। बेस की जगह पे क्या आएगा? आर का स्क्वायर। इस वाले स्क्वायर को खत्म करेंगे, इस वाले स्क्वायर को खत्म करेंगे। हाँ भाई, आप ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्वायर, तो आपका जो रूट आ जाएगा, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बन जाएगी बेटा? 2r²। आप जो है आर स्क्वायर से रूट उड़ा दें तो ऑटोमेटिकली आपका जो आर है वो क्या बन जाएगा? एस क्या बन जाएगा बच्चों? √2r। तो तुम्हारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ जाएगी बच्चे? √2r आ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई, ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ बच्चों, ये मसला हुआ या नहीं हुआ? बताएं। ये जो ठीक मैंने है आपको सर। समझाई कहानी √2 वाली क्लियर हो गई बात? जयान, नोफिल। तो यानी सर हमने सर जब इसको ये कट किया तो ये एक राइट राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और यहाँ पर हमने वो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर। ताकि हम लोग जो है वो परपेंडिकुलर को सॉल्व कर सके ना। कॉन्सेप्ट बनाओ ना, याद मेथड याद नहीं करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाओ। आपने इसको देखा, आपने फिर इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, और पाइथागोरस के एंड में आपको ये आंसर मिल गया, बस आपका काम चल गया बिल्कुल। ठीक है भाई, क्लियर बात है। तो इस तरीके से हम लोग जो है बच्चों निकाल सकते हैं अपनी क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे चल के ना इन चीजों की जरूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई मसला तो नहीं है इसमें? चलो, अब बस मैं तुम लोगों को एक चीज और पढ़ाता हूँ, या चलो फिर मैं नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। हाँ भैया, मुझे यहाँ तक का बताएं, ये वाली बात क्लियर हो गई सबको या नहीं हुई? कोई सवाल है आप लोगों में से किसी का इसका? जयान, नोफिल, बताओ। ठीक है। ये मेरा अब यस जाकर सर ठीक है। ट्राइंगल वाली बात होगी। क्या कह रहे हो? एंगल वाली बात बताओ, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मेरे क्लियर हो गई ये ट्राइंगल वाली बात। ठीक है, गुड। हाँ भाई जैन, तुम अपना बताओ। तो देखो, आज हम यस सर लोगों ने क्लियर। अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया ताकि हम सारे जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर पाए, डिस्टेंस के लिहाज से और डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से। अगले वीक वाली क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन। और बस फिर अगले हफ्ते से हम लोग जो है इसके न्यूमेरिकल्स करके इसके पास पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई सारी बातें यहाँ तक? चलो बस अब इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। ये पीडीएफ मैं तुम लोगों के ग्रुप पे भेज दूंगा। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें रिकॉर्डिंग का लिंक भी मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग क्लास के तकरीबन 1-2 घंटे बाद वहाँ पे अपलोड हो जाती है। तो जो आप पढ़ने बैठे हैं, आपको रिवीजन चाहिए हो, तो आप वहां से भी इसको उठा के पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, ओके भाई। सर आप लोगों को मुझे ऐड किया ग्रुप में? नहीं यार, तुम्हारा नंबर ही मुझे नहीं मिला, तुमने मैसेज ही नहीं किया मुझे। मुझे मैसेज कर लो, मैं तुम्हें लिंक भेज देता हूँ ग्रुप का, तुम उसमें ऐड हो जाना, मैंने काम आज चल आपको जाएगा। मैसेज किया, आप चेक कर लीजिए। चलो ओके सही है, ओके सर। भाई, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और जैन, कल वाली रिकॉर्डिंग देख लेना, कल निकल गई थी ना, कल देख लेना।